नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब इस पार्ट 4 वीडियो के साथ आज हम लोग DUA में पॉलिटिकल साइंस जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था उसके पार्ट 4 में चर्चा करते हैं एवं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक करेंगे और ये हमारा इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत अच्छे लेवल्स का आते हैं, तो प्रिपरेशन करना अच्छे से लेवल क्रिएट करके प्रिपरेशन करना ज़रूरी है और उम्मीद है आप प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। और आप ये पूरी सीरीज़ की सारी वीडियोस ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी क्लियर होंगे एवं प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 जो आया था वो ये आया था कि स्प्लिट ऑफ कांग्रेस जो 1969 में हुआ था, वो जो फिर नई दो पार्टी बनी थी वो कौन कौन सी पार्टी बनी थी। तो इसमें कांग्रेस SIOROIRS ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो हमको पता है कि जो 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस जो है वो टूटा था और दो भागों में बट गया था। तो इसमें मेनली जो फॉर्मेशन हुआ था वो कांग्रेस O ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस R जो इंदिरा गांधी का पार्ट था वो फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 ये पूछा गया था, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट बेस मीन इन क्लासिकल मार्क्सिज्म। जब हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो वो बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेस यानी कि वो बताते हैं किसी भी सोसाइटी को क्रिएट करने वाला बेस जो होता है वो वहाँ का इकोनॉमी होता है एवं स्ट्रक्चर मतलब वहाँ की जो भी शासन प्रणाली ये सब है, सुपर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन। तो मीन में पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक है या सोशल स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है। तो मेनली जो बेस होता है मार्क्स का उसमें वो इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी ऑप्शन इसका 2 सही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में ये पूछा गया था, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एज एक्सप्लेन्ड बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। तो आपको बता दें सैमुअल पी हंटिंगटन जो है जिनका पुस्तक है द थर्ड वेव, वहाँ वो चर्चा करते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिकरण जो हुआ वो कितने चरणों में हुआ। तो बताते हैं 3 चरणों में मेनली हुआ है। पहला जो था वो 19th सेंचुरी में हुआ था, दूसरा जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था एवं तीसरा जो 1970s में हुआ था। यानी इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो थर्ड वेव जो तीसरी लहर की वो बात करते हैं तो वो 1974 से 89 यानी कि ऑप्शन इसका 4 सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा था, व्हाट काइंड ऑफ विजन इज एग्जिबिटेड बाय कौटिल्य अकॉर्डिंग टू वी.आर. मेहता। तो वी.आर. मेहता जो है वो कौटिल्य को कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या वो उन्हें आइडियलिस्ट मानते हैं, क्या वो उनको प्रैग्मेटिक मानते हैं, कॉस्मोपॉलिटन मानते हैं या उनको समन्वयात्मक मानते हैं यानी कि सेंक्रेटिक मानते हैं। तो हम जब वी.आर. मेहता को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो कौटिल्य को एक प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारवादी विचारक मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 ये क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल वर्क रिटन बाई J.S. मिल। तो यहाँ पे विंडिकेशन टू राइट ऑफ वुमेन है, सब्जेक्शन टू वुमेन है, ऑन लिबर्टी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो यहाँ देखने को मिलता है कि ऑप्शन 2, 3, 4 जो है वो तो J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का है, लेकिन विंडिकेशन टू द राइट ऑफ वुमेन है वो इनकी पुस्तक नहीं है, वो किनकी है, वो मैरी वॉलेंस क्रॉफ्ट की है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में ये पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमिनिस्ट आर्गुमेंट। फेमिनिस्ट जो है वो इसमें किस के बारे में बात नहीं करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन था वो ये था, द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड हैज़ बीन यूज टू मार्जिनलाइज वुमेन फ्रॉम पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये जो है वो बात करते थे। दूसरी, पैट्रियार्की इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल डोमिनेशन। तो ये स्ट्रक्चरल डोमिनेशन थी, इसकी भी बात करते थे। द गोल ऑफ फेमिनिज्म इज टू डिसमेंटल पैट्रियार्की एंड एस्टेब्लिश मैट्रियार्की, इसकी बात करते हैं। देखते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। और चौथा जो है, अनइक्वल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक लेबर इज ए सोर्स ऑफ वुमेन ऑपरेशन, इसकी बात करते हैं। देखिए जो फेमिनिस्ट होते थे वो ये नहीं कहते थे कि पैट्रियार्की या जो ये है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो, मैट्रियार्की को लागू कर दो, ऐसी वो बात नहीं करते थे। वो मेनली जो है अपनी हक की बात करते थे। तो जो ऑप्शन तीसरा है कि नारीवाद का लक्ष्य पैतृ सत्ता को खंडित करना तथा मातृ सत्ता समाज की स्थापना करना, ऐसा उनका कोई विचार नहीं था। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 3 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या पूछा गया था। 82 में ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ
पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के टर्म में इसमें से कौन सही नहीं है? तो वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज द स्टेट इज पावर एंड कैन पनिश अस। हम लोग स्टेट को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि वो हमें दंड देगा? बिल्कुल नहीं। इसके बाद देखते हैं, वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज वी हैव derived benefits from having lived under the rule। हाँ, ये होता है, हम लोग सरकार शासन देश से हमको लाभ मिलता है। नेक्स्ट, वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज वी हैव गिवन आवर टैसिट कंसेंट। यस। नेक्स्ट, वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज वी एक्सपेक्टेड टू डू सो। यस, यानी इसका ऑप्शन 1 जो है वो नहीं होगा, वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का कौन इसमें नेसेसरी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज या सॉवरेनिटी। तो हम देखते हैं जो सॉवरेनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको कहा जाता है कि वो राज्य का एक ऐसा अंग है जिसको पूजा किया जाता है, जिसको प्रे किया जाता है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो आपको पता है प्लेटो जो अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं, न्याय का सिद्धांत देते हैं, उसमें वो 3 अलग अलग क्लास को बांटते हैं एवं बताते हैं कि वो तीनों क्लास अगर अपने अपने ड्यूटीज का निर्वहन, कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करेंगे तो जस्टिस अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसको तो इसमें देखते हैं, जस्टिस इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग कैन डू, ये नहीं था। जस्टिस ऑब्टेन व्हेन इनइक्वालिटी बेनिफिट्स द लिस्ट एडवांटेज, ये भी नहीं था। जस्टिस इज डूइंग वंस ऑन ड्यूटी, जहां ड्यूटी की बात आती है, एंड वंस स्टेशन ऑफ लाइफ। और नेक्स्ट जो था, जस्टिस इज बीइंग इवन। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या पूछा था। 85 ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कॉल्ड इनलाइटेनमेंट। तो इनलाइटेनमेंट जो बौद्धिक आंदोलन हुआ था उसमें से इसमें कौन सी बात जो है वो सही बैठती है? तो कैपिटलिज्म, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रीजन एंड नेशनलिज्म। तो हमको ये पता चलता है कि जब इनलाइटेनमेंट होता है यानी कि बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक आंदोलन होता है, तो लोग उस समय तर्क वितर्क करना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है रीजन एंड रेशनैलिटी, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 जो पूछा था वो क्या था, द सरमेमिक व्यू ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि जो श्रमणिक परंपरा है वो क्या मानते हैं? तो क्वेश्चंस द पोजीशंस ऑफ वुमेन, क्या ये था? क्या क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स एज रूल मेकर्स, ये था? या प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव टू ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू। तो इसमें देखते हैं जो श्रमणिक था वो ब्राह्मण्स का विरोध करते थे, उनके वर्चस्व का विरोध करते थे, और उसके ऑप्शन में वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते थे, यानी इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 87 वो क्या पूछा गया था, हु गेव द कैच ऑल मॉडल ऑफ पार्टी सिस्टम। तो जो कैच ऑल मॉडल ऑफ पार्टी सिस्टम है वो कौन दिए थे? तो वो ऑटो कर्चियाइमर दिए थे। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हमारे हर डायमेंशन से दिए हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल थ्योरीज दिए हुए हैं, एंशियंट पॉलिटिकल थॉट से दिए हुए हैं, इंडियन भी है, वेस्टर्न भी है। तो हर किसी को हर पार्ट्स को साथ में लेकर प्रिपरेशन करने की जरूरत है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में 88 क्या था। 88 देखिए, एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो इंडिया और म्यांमार के बीच में शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है, कालाधन प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड था। इसमें पूछा गया था इसमें से कौन इंक्लूडेड है? तो रोड्स, रेलवेज, शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो कालाधन ट्रांसपोर्ट है उसमें रोड भी है, उसमें शिपिंग भी है और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसमें रेलवेज को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन 1, 3 एंड 4 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 जो पूछा गया था वो क्या था, द 2+2 डायलॉग इन बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान रेफर्स टू द मीटिंग अटेंडेड बाय विच 2 डिग्निटीज ऑफ द 2 कंट्रीज। तो 2+2 डायलॉग जो इंडिया और जापान के बीच में होता है इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसमें मेनली जो पार्टिसिपेट किए थे वो कौन किए थे? फॉरेन सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, विदेश सचिव और रक्षा सचिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 जो था वो क्या पूछा गया था कि लोहिया का जो समाजवादी संघर्ष में 4 सूत्रीय कार्यक्रम जो है उसमें जाति हटाओ, अंग्रेजी हटाओ, जाति तोड़ो, दाम बांधो, ये 3 है, और एक चौथा जो है वो क्या है? तो जब लोहिया को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है कि वो अंग्रेजी हटाओ, जाति तोड़ो और दाम बांधो के साथ साथ वो हिमालय बचाओ की बात करते हैं, यानी कि वहाँ पे वो एनवायरमेंट मतलब पर्यावरणवाद
को वो सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये जो हिमालय बचाओ है वो उनके सोशल जो प्रोजेक्ट होता है उसमें चौथा पार्ट्स होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 जो था वो क्या आया था कि मनुस्मृति जो है वो क्या है आखिर। इसमें पूछा गया था क्या ये एक नारीवादी संहिता है, एक फेमिनिस्ट कोड है, या एक कोड विथ रिफ्लेक्टेड द सिचुएशंस ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट ये है, या सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, या पैनल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो हम लोग जब मनुस्मृति में पढ़ते हैं तो मेनली हम लोग देखते हैं कि जो सोसाइटी का डिवीजन है, जो कास्ट का डिवीजन है, उसमें एक बहुत विस्तृत तौर पर चर्चा की गई है। तो ऑप्शन जो 2 है कि ऐसी संहिता जिसमें जाति के आधार पर समाज का स्तरीकरण को दिखाया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 जो है वो क्या आया था कि द 13th अमेंडमेंट हैज बीन पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। द 13th अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर, जो 13th अमेंडमेंट जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बहुत फेमस है। वो इसलिए किया गया था ताकि वहाँ पे क्या किया जाए, एक प्रोविंशियल काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, ऑप्शन 2 टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स नहीं, क्रिएशन ऑफ सेकंड चेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेचर ये भी नहीं, यानी इसका ऑप्शन ओनली 1 होगा, यानी ऑप्शन इसका 2 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 93 में ये था द महाभारत इज कंसिडर्ड ए पॉलिटिकल टेक्स्ट बिकॉज, महाभारत को हम लोग पॉलिटिकल टेक्स्ट क्यों मानते हैं। तो इसमें ऑप्शन था इट डिस्कस कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स, it is an epic poem, it questions the role of women, या it raises dilemma on the nature of political power। जो आप महाभारत अगर देखे हैं या देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि जो हमारा पावर है, शक्ति है, उसको कैसे कूटनीतिक माध्यम से अलग अलग जगहों पे अलग अलग साधनों से कैसे उसको बेस्ट यूज किया जा सके, इसकी बारे में इसमें बहुत अच्छे से बात की गई है। महाभारत के संदर्भ में ये कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल रूल, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स की ऐसी बात नहीं है जो महाभारत में नहीं पाई जाती है, यही महाभारत में समग्र पॉलिटिक्स की हर बातें की गई है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर जो 94 है कि द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा पीरियड फ्रॉम। तो जो ये जो बात है वो कौन करते हैं, वो सैमुअल पी हंटिंगटन करते हैं। और मेनली इसमें किसकी बात करते हैं, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कल्चर एंड रिलीजन की बात करते हैं। वो बताते हैं कि अब जो हमारा नया संघर्ष होगा वो अपनी अपनी सभ्यताओं के लिए होगा, अपनी अपनी सिविलाइजेशंस के लिए होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 2 सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 जो आया था वो क्या आया था, द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA एम्स टुवर्ड्स। तो जो IORA है वो क्या, सोशल डेवलपमेंट्स एंड इंडियन ओशियन रिम रीजन इसके लिए था, या तो इन्हांसिंग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रायरेसी इसके लिए था, या ट्रेड फैसिलिटेशन इसके लिए था। तो जो हम IORA के प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो इसमें हमको ये तीनों बातें देखने को मिलती है, यानी ऑप्शन 1 2 3 ये तीनों सही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछा गया था, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द विसाका गाइडलाइंस ले डाउन द प्रोविजंस रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बता दें कि विसाका गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1997 में कहने पर रिलीज किया गया था, जिसमें मेनली क्या था कि जो वुमेन्स हैं जो अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं वहाँ पे उनसे जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो उससे उन्हें बचाने की बात की गई थी, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 सही होगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 ही आया था, बहुत आसान, हु इज एसोसिएटेड विद द वर्क द सिविक कल्चर 1963 में सिविक कल्चर पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें इसके लेखक कौन है, तो ये इनके लेखक जो हैं वो गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा है। जब हम लोग पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं तो इनकी नाम आना आवश्यक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेटरी कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर और पैरोशियल कल्चर की बात की थी। अगर आप इसके बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 जो था वो ये था, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ये जो है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये नियो लिबरलिज्म में जब हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट नॉजिक को, तो हमको मिलता है वहाँ से कि रॉबर्ट नॉजिक जो है वो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नामक एक पुस्तक लिखते हैं, जहाँ पर वो मिनिमल स्टेट की बात करते हैं और वह स्टेट को मेनली नाइट वॉचमैन की तरह वो ट्रीट करते हैं। मतलब बताते हैं कि स्टेट को सिर्फ व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए और उसे आर्थिक
कार्यों में राज्य की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ये था कि एक पुस्तक है जो एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो, ये किसकी पुस्तक है? तो एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो आशीष नंदी की पुस्तक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ये आया था, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म। तो डिस्कोर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म की जो बात है ये किनकी पुस्तक है? तो ये एम सीजर, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी, अगर आप डीयू के प्रिपरेशन कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो किसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना आवश्यक है। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।